चलो स्टार्ट कर देंगे, आंसर करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले थोड़ा सा केसेस रिवाइज कर लेते हैं। रेडी, लेट्स गो। पहला केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, क्या था? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। नेक्स्ट वाला बुल्टान वर्सेस जोन्स, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन। नेक्स्ट वन लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, एक्टिंग विदाउट ऑफर है, याद है? नेक्स्ट वाला हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, क्या था? Attention should be attracted towards the terms and conditions of offer. Next one, Ole versus Mablo Court Limited, क्या था? हाँ? Any condition inserted after execution of the contract will not be valid. Next one, Parker versus SCL and Company, क्या था? Attention attracted towards the offer. Next one, Feldhaus versus Bentley, offer shall not put a burden on offeree. Next one, Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemists Limited, क्या था? Invitation, price tag is a invitation to offer. Next one, Harris versus N. Nickerson, auction advertisement is an invitation to offer. Next one, Broadgate versus Metropolitan Railway Company, acceptance should be communicated. Next one, Powell versus Lee, acceptance should be given by specific person. Next one, Ramsgate Victoria Hotel versus Montefiore, क्या था? Acceptance should be given within a reasonable time. और चिनिया वर्सेस रामैया, क्या था? Consideration can move from the third party towards the contract. तीनों ने सेक्शन याद किए केसेस पूरे? पूछो, नहीं तो 5 बार है। किसने नहीं, किसने किया? हाथ रेस करो। 14 केसेस 5 बार, ठीक है, विद डिसीजन। रेडी, कल मेरे को चाहिए सब जनों से, कल मैं बुक्स चेक करूंगा। 14 केसेस विथ डिसीजन 5 टाइम्स, ठीक है? सबने लिख के लाने हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो मेरे को पढ़ाने का तरीका एकदम परफेक्टली पता है, ठीक है? लेट्स गो, चलो स्टार्ट करें। बोलो हाँ है ना, लेट्स गो। ओके, अगले केस के ऊपर आज हम जाने वाले हैं। कल चेन्नई वर्सेस रमैया हो गया। नेक्स्ट इज एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, केस नहीं है, कंसेप्ट है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना कंपलसरी है? एडिक्वेट होना कंपलसरी है क्या कंसिडरेशन? नहीं। आप नॉर्मली देखते हो कि कुछ गुड्स पहले रिलीज होते हैं 4,000 रुपए में और फिर 80% ऑफ के अंदर सेल होते हैं। 80% ऑफ, तो क्या वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है? ऑफ कोर्स नॉट। गुड्स के कॉस्ट से आ रहा तो उसका कंसिडरेशन लग रहा है। आइडिया क्लियर है? सर ना। सो देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। अबे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Even if it is proved that consideration is inadequate, the contract is not void, मतलब contract is still valid. समझ में आ रहा है? The fact of the inadequacy of consideration shall be given due weightage while determining whether the consent of the promisor was freely given or not. अगर consideration inadequate है तो सिर्फ एक चीज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि प्रॉमिसर ने फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोला था या प्रेशर में हाँ बोला था। बिकॉज कंसिडरेशन कम है। अगर कंसिडरेशन कम है तो चांसेस ये है कि जबरदस्ती हाँ बुलवाया गया हो, कोर्शन करके हाँ बुलाया, अंडर इन्फ्लुएंस करके हाँ बुलाया गया हो। तो यहां फ्रीली कंसेंट लेना जरूरी है। कैसा कंसेंट लेना जरूरी है? फ्रीली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। आगे बढ़ो अंदर। नेक्स्ट है consideration must be different from promise's existing obligation.
केस का नाम है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस, सर ये केस याद रहेगा सर? नहीं रहेगा? क्या है केस का नाम? बोलो एक बार। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। ठीक है, आपको वो केस याद है क्या? वो रवीना और प्रतीक्षा वाला, कल शॉप वाला, क्या नाम था वो केस का? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। याद है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। अब मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर क्या डिसीजन था? एक ही चीज के लिए दोबारा कंसिडरेशन नहीं दिया जा सकता। सिमिलर केस लॉ है, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। ठीक है, एक लॉयर था रामचंद्र चिंतामन, आरसी। ठीक है, रॉयल चैलेंज नहीं। ठीक है, रामचंद्र चिंतामन। और एक बंदा था कालू राजू। ये बंदा फार्मर था। क्या था बोले एक बार? फार्मर। इसके नाम पे 100 एकड़ की लैंड थी। कितने एकड़ की लैंड थी? लैंड लग रही है? लैंड लग रही है? कैसे लग रही है मेरे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आगे। हाँ, 100 एकड़ की लैंड थी। अब 100 एकड़ की लैंड इसके पास थी, पर यह लैंड डिस्प्यूटेड थी। क्या थी बोले एक बार? उसे डिस्प्यूटेड लैंड का डिस्प्यूट निकालने के लिए कालू राजू ने रामचंद्र चिंतामन लॉयर को अपॉइंट किया और उसे बोला कि लैंड डिस्प्यूट से बाहर निकालनी है। रामचंद्र चिंतामन ठहरा बड़ा ढीला आदमी, एकदम लेजी फेलो। आप भी हो ना लेजी फेलो? नहीं, आप नहीं हो? क्या बोल रहे हो? सच्ची लेजी हो? नहीं हो? नहीं सर, सिर्फ अलार्म हम 5 से 6 बार स्नूज करते हैं। हाँ ना, लेजी थोड़ी है, हम सिर्फ अलार्म 5 से 6 बार स्नूज करते हैं। हर बार जब दिमाग में पढ़ने का ख्याल आता है तो हम सेलफोन लेके बैठते हैं 15-20 मिनट। है ना? नहीं, एकदम एकदम मेहनती हो ना? है ना? बोलो ऐसा। कैसे स्माइल आ रही है नहीं चेहरे पे, एकदम धीमी धीमी सी। वेरी गुड। सो आप हो लेजी फेलो, वैसे ही रामचंद्र चिंतामन लेजी फेलो। इसके पास केस दे दिया, केस के अंदर प्रोसीड करने के लिए रेडी नहीं। कालू राजू ने सोचा किसके हाथ में केस दे दिया। कालू राजू फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर कालू राजू ने रामचंद्र चिंतामन को एक ऑफर दिया कि बोले अगर ये लैंड तू मुझे अगले 2 महीने में क्लियर करके देगा तो मैं इसका 10 एकड़ का एरिया ये तुझे गिफ्ट में दे दूंगा। अगर तू 2 महीने के अंदर केस को रफा दफा करेगा तो 10 एकड़ तेरा। रामचंद्र चिंतामन ने लगे, लॉयर था, बॉन्ड पेपर लाया, लिख के ले लिया। कालू राजू 20 एकड़ देगा, 10 एकड़ देगा करके 2 महीने में केस सलटाया। तो इधर दोनों ने साइन कर दिया। कालू राजू ने लिटरली एडिशनल कंसिडरेशन, कालू राजू ने लिटरली 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा लैंड जीत लिया। जब कालू राजू गया, सॉरी रामचंद्र चिंतामन ने लिटरली 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा लैंड जीत लिया। और रामचंद्र चिंतामन गया कालू राजू के पास, बोले कांग्रेचुलेशन, ये लो तुम्हारा 100 एकड़ का लैंड, मेरे 10 एकड़ दो। कालू राजू पूछता है कौन से 10 एकड़? रामचंद्र चिंतामन बोल रहा है अरे वही तूने जो एग्री किया था 2 महीने में केस रफा दफा करने के लिए, मैंने कर दिया, दो। कालू राजू बोलता है ये कब हुआ था? रामचंद्र बोल रहा है ये क्या कब हुआ था? ये देखो बॉन्ड पेपर इसके ऊपर लिखा है, मेरे को पता था तुम धोखा दोगे। कालू राजू बोलता है लेकिन केस लड़ना तो तुम्हारा पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना। 100 एकड़ का लैंड तुमने को पहले ही निकाल के देना चाहिए था। ठीक है, ये तो तुम्हारी ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस बात के लिए मैं तुमको एडिशनल 10 एकड़ क्यों दूं? रामचंद्र चिंतामन ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, मैंने जल्दी केस निकाला है। कालू राजू बोलता है जल्दी केस निकालना तो हर लॉयर का फर्ज है, हर लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने कौन सा नया सिचुएशन क्रिएट किया? रामचंद्र चिंतामन बोलता मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा। बोले ठोको, तुम ही लॉयर हो, जाओ। रामचंद्र चिंतामन ने कालू राजू के ऊपर केस ठोक दिया, मेरे को लैंड चाहिए। लेकिन केस कालू राजू के फेवर में आया। जिस चीज के लिए आप ऑलरेडी ऑब्लिगेशन के लिए पैसे पे कर रहे हो, उस चीज के ऑब्लिगेशन के लिए आप दोबारा कंसिडरेशन एग्री भी करोगे तो भी वैलिड नहीं रहेगा।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, कैसे रहेगा? मुझे तो अगर लॉयर को आपने केस दिया तो लॉयर का तो फर्ज है ना कम से कम समय के अंदर लैंड रिवोक करके देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अगर लॉयर वो फर्ज नहीं निभा रहा और आपने थोड़ा सा उसको आमिष दे दिया कि जल्दी कर दे तेरे को ये वो, पर लॉयर का तो ओरिजिनल फर्ज ही केस निकालना था। अगर वो एडिशनल नहीं कंसिडरेशन होता तो भी 2 महीने में निकालना था, एडिशनल कंसिडरेशन है तो भी 2 महीने में निकालना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में रामचंद्र चिंतामन को कालू राजू की तरफ से कुछ भी एडिशनल नहीं मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार केस रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया सबको? बोलो अच्छा आया ना? सो सीरियल नंबर 15, रामचंद्र चिंद्रामन वर्सेस कालू राजू। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। उसका अंदर लिखना no need to pay additional consideration for existing obligation. No need to pay additional consideration for existing obligation. No need to pay additional consideration for existing obligation. It is a duty of lawyer. It is a duty of lawyer to give best of his services. To give best of his services to dispose the case. To give best of his services to dispose the case to dispose the case without any additional consideration. Without any additional consideration. Full stop. ठीक है? नीचे 4th पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी केवल एक बार उसे लॉफुल। ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। क्या? अच्छा, केस इज अबाउट किस बारे में था? डिस्प्यूटेड लैंड। सो उसके अंदर कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। उसके अंदर द एग्रीमेंट विल बी वॉइड इफ कंसिडरेशन फर्निश्ड बाय एनी पार्टी इज अनलॉफुल। मतलब अगर कोई भी कंसिडरेशन का पार्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बोले एक बार उसे वॉइड। नीचे कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी मतलब हाँ, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन या हवा में कंसिडरेशन नहीं चलेगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय पार्टी मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी, दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन द नेम। नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
A written and registered agreement based on the natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without क्या बोले बाद उसे consideration. इस चीज को हम आगे देखेंगे no consideration no contract के exception में. तो उसके साइड में लिख के रखो natural love and affection में it is exception to no consideration no contract. It is exception to no consideration no contract. ओके अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात आपको याद है मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले थे. क्या क्या एसेंशियल्स थे? टू पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्लिगेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. अब उसमें इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कंसिडरेशन लिखा था. मतलब कंसिडरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट का एक अविभाज्य घटक है. बोलो हाँ है ना. पर आपको पता है देयर इज अ एक्सेप्शन टू रूल. अब कंसिडरेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट का अविभाज्य घटक है तो ये रूल प्रिवेल होना चाहिए नो कंसिडरेशन. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? सो नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. सो हमारा रूल क्या है? सब जन बोलो एक बार. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. एक और बार बोलो क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. एक और बार बोलो क्या है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? लेकिन इसका इकलौता नहीं, बहुत सारे लोटे. इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. ठीक है. तो ऐसे एक्सेप्शन कौन से है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? तो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन स्टिल इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट. चाहिए तो मैं एक्सेप्शन लिख के रखता हूं. नो कंसिडरेशन still a contract. No consideration still a contract. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल. सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. व्हाट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन? अबे अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर. बोला नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सर निकम्मो. फादर और सन के बीच का रिलेशन, मदर फादर के बीच का रिलेशन, मदर सन के बीच का रिलेशन, रिलेटिव्स के बीच का रिलेशन. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. दूसरा एक्सेप्शन यहां अपने पास एक लिस्ट ही दी है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बाद सेकंड फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, जिसको कहा जाता है पास्ट कंसिडरेशन. पास्ट का लेवर उसे कंसिडरेशन. तीसरा एग्जांपल प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. तुमने कभी टाइम बार्ड डेट सुना है? नहीं सुना? क्या मजाक कर रहे हो? डेट सुना है ना? बहुत बढ़िया, शानदार. इतना टैलेंट आता कहां से? सो टाइम बार्ड डेट, फिर एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, गारंटी और बेलमेंट. फिर एजेंटी, फिर कंप्लीटेड गिफ्ट, फिर गारंटी, फिर क्या बोले एक बार उसे? गारंटी, और फिर बेलमेंट. BAIL बेलमेंट. आइडिया क्लियर है? सर नो. सो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बच्चों इतने एक्सेप्शन है. मतलब इन सब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था कि अगर साग्या फाउंडेशन पास कर जाएगा तो साग्या के डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं हार्ले डेविडसन लेके दूंगा.
क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है? नहीं। क्लियर है? पर अगर लेट्स इमेजिन कि अगर साग्या के फादर ने साग्या को अगर हार्ली डेविडसन बाइक गिफ्ट कर दिया, तो बदले में क्या करेंगे? साग्या के फादर साग्या से बोलेंगे पैसे ला? बोलेंगे ना? अगर आपके फादर आपको, आपकी मदर आपको कोई गिफ्ट देती है तो बदले में क्या बोलते हैं? पैसे दो। बोलो हाँ या ना? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे सिचुएशन में फादर साग्या को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? गिफ्ट। तो ये नेचुरल लेवल अफेक्शन में आएगा। ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। सो कोई भी गिफ्ट इज वैलिड, कोई भी गिफ्ट इसका बाद उसे वैलिड। वैसे भी गिफ्ट आगे आने वाला है, सो विल सी। सेकंड वन, पास्ट कंसिडरेशन। ये खतरनाक केस है, पास्ट कंसिडरेशन। आप में से ऐसा कोई है जिसको स्विमिंग आता है? स्विमिंग आता है? नाम बोलो। अजय। अजय कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र संयोग कहा जाएगा। ठीक है? और आप में से ऐसे कोई है जिनको स्विमिंग नहीं आता? साइड वाले नाम बोलो। हेमंत, चमन। ये कैसा नाम है चमन? चमन, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। अब चमन को स्विमिंग नहीं आता था और अजय को स्विमिंग आता था। ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना। चमन ने ये दिन डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, मतलब सीखूंगा, और मैं स्विमिंग सीखूंगा तो सीधा समंदर में सीखूंगा, स्विमिंग टैंक वगैरह कुएं वुए में कहीं, सीधा समंदर। इसलिए चमन स्विमिंग करने के लिए चला गया गोवा। लोग क्या क्या करने गोवा जाते हैं? हाँ, स्विमिंग सीखने के लिए गोवा गया। सो चमन ऐसे खड़ा था फुल कॉन्फिडेंस में, ऐसे समंदर के, ठीक है, समंदर से ऐसा दूर खड़ा था, और फिर चमन ने समंदर में एकदम से डाइव लगाई। डाइव समझ में आता ना? डाइव दिखाओ तुम, सूर मारला म्हणतात ना, येसो ना। सो चमन ने है ना, सो चमन ने समंदर में एकदम से डाइव लगाई, ये अंदर सीधा। चमन अंदर गया, थोड़ी देर बाद बाहर आया, और कुछ ऐसे बाहर आया। बचाओ। सो थोड़ी देर बाद चमन, ये हाथ है उसका, सो थोड़ी देर बाद चमन बाहर आया ऐसे बचाओ करके, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय जो था ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, बीच के ऊपर लड़कियां देख रहा था। ठीक है? उसने देखा कि चमन अंदर चिल्ला रहा है जोर जोर से बचाओ बचाओ। अजय बोला अरे बाप रे, और अजय को स्विमिंग आता था। अजय तो ये सोच रहा था कि कोई लड़की डूबेगी तो मैं बचा नहीं जाऊंगा, यार गलत, जिंदगी में लड़का डूबने चला गया। ठीक है? तो फिर अजय ने समंदर में डाइव मारी। अब अजय को स्विमिंग आता था तो अजय ने ऐसे लंबा सूर मारा एकदम। ठीक है? ऐसा रुको, हाँ ऐसा सूर मारा उसने, और उसने चमन को लाके, चमन को सेव किया और उसको लाके ऐसे जमीन पे लिटा दिया। इधर अजय खड़ा, नहीं अजय इधर ऐसे बैठा हुआ। क्या हो गया तेरे को? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और इधर ऐसे चमन पड़ा हुआ। ठीक है? सपने देखना शुरू कर दिया था चमन ने, और इधर ऐसा अजय भीगा हुआ। बोले क्या हो गया ये बंदे को, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? सो चमन ने, अजय ने चमन को, अरे नहीं नहीं नहीं, अजय ने चमन को ऐसे छाती पर धड़ मारा कि पानी बाहर आए, पेट पे ऐसे ढकेला। तुम अजीब चीज मत इमेजिन करो, निकम्मो। कितने बेकार लोग हैं ना, हद होती है जिंदगी के अंदर। सो अजय ने चमन के पेट के ऊपर 2-4 लाते मारी, दे धपाधप, बुक्क्या लाता बुक्के, दन 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 दन, और चमन ने पूरा पानी ऐसे बाहर निकाल दिया ब्रर करके। फिर थोड़ी देर बाद चमन उठा, उसने अजय की तरफ देखा। ठीक है? उसने अजय की तरफ देखा, बोले तूने मेरी जान बचाई है, मेरे पास जो कार है
BMW, वो आज से तेरी, वो आज से तेरी। अजय बोले सच्ची, मजाक मत करो। बोले भैया। चमन बोले ये ले चाबी। BMW की चाबी निकाली बाकायदा और ऐसे अजय को दे दी उसने। अबे इलेक्ट्रॉनिक की है वो, निकम्मे जाहिल गवार आदमी, इलेक्ट्रॉनिक की आती है आजकल, चाबी नहीं आती है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक की समझ में आती है तुमको? वो नहीं क्या कुक कुक करके गाड़ी खुलती है, कुक कुक करके बंद होती है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक की निकाली और अजय के हाथ में दे दी। अजय बोलते ये क्या है, चाबी कहां है? ठीक है। अरे बोले यही चाबी है, इससे गाड़ी खुलेगी। बोले सच्ची है मेरी? चमन बोलता है हाँ तेरी। अजय बोलता भरोसा नहीं करता, चाबी दे दोगे कल वापस लेने आ जाओगे, बोलोगे ड्राइवर करके रख लिया है। बोले मेरे को एग्रीमेंट कराओ। इमीडिएटली चमन ने बॉन्ड पेपर निकाला सेक्रेटरी को बुला के। ठीक है। सेक्रेटरी नहीं, बॉन्ड पेपर निकाला, सेक्रेटरी को बुला के इधर लिखा कि आज से मेरी BMW इसकी, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। नीचे अजय, इधर चमन, दोनों ने साइन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, चमन ने अजय को गाड़ी क्यों दी? जान बचाई। तो यहां तो भैया जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही दे दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंसिडरेशन लिखेंगे? जान बचाने का काम तो पहले ही कर लिया ना। ऐसा किया क्या अजय ने कि कूदा, उसके पास पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद उसको ऐसे बॉन्ड पेपर पे दिखाई, इसके ऊपर साइन कर फिर ही जान बचाऊंगा। ऐसा किया गया नहीं, बाकायदा वहां पे उसने बचाया। उसको पता भी नहीं था इसके पास BMW है, चेहरे से तो गरीबी आदमी दिख रहा था चमन, हाँ है ना, फिर भी उसको बचाया, फिर भी लेके आया, उसने BMW की चाबी दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या लिखेंगे BMW के खिलाफ? दे चुका ना, पर कॉन्ट्रैक्ट में तो हम नॉर्मली देखते हैं कि आगे आने वाले कंसिडरेशन देने हैं। मतलब अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो सिर्फ चमन की तरफ से अजय को BMW जारी है, अजय की तरफ से चमन को फिलहाल कुछ जाने वाला है क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद? दैट इज कॉल्ड एज पास्ट कंसिडरेशन। इसको क्या कहा जाता है? पास्ट कंसिडरेशन। व्हेन कंसिडरेशन और सर्विस is rendered before execution of contract, then it will be called as past consideration. Are you understanding guys? बोलो हाँ है ना। So this is called as natural love and affection and क्या एक बार उसे past consideration। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, रेडी? पूरा नाम बोलो। ये मेरे साथ हुआ था। एक दिन मैं हड़पसर साइड रहता था कुछ दिनों पहले। ठीक है। वो क्रोमा का वगैरह शोरूम नहीं है क्या? पूना के बाहर जो होंगे पेनड्राइव वर्चुअल में, उनको नहीं पता होगा, एक है दूर वाली प्लेस है थोड़ा। ठीक है। तो मैं वहां रह रहा था। जब मैं वहां रहता था बाइक से आता था, पल्सर से जा रहा था। एक दिन मैं मस्त फुल स्पीड में पल्सर चला रहा था, 2 व्हीलर का रास्ता था, और मैं ऐसे पल्सर चलाते चलाते सामने जा रहा था। मेरे सामने एक और पल्सर वाला था, वो मुझसे भी ज्यादा स्पीड में था। ठीक है। और वो जस्ट लेफ्ट साइड में ऐसे T जंक्शन आ रहा था और उसको लेफ्ट साइड में टर्न लेना था, और उस साइड से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। उसने आदमी को उड़ा दिया ऐसे, पल्सर जाके किधर तो भी डिवाइडर पे, और ये उधर गिर गया और इसको लखवा मार गया। वहीं ऐसे तड़पड़ करने लगा। मैं देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला भाई कई क्या? मैंने पल्सर साइड में लगाई, मैं आदमी के पास गया, होश नहीं कुछ नहीं, ती दातखिळी बसणं म्हणतात, लखवा मारे वैसे वो करने लगा। क्या पता सिर वगैरह पे घाव लगा होगा। अब मेरे पास तो कार थी नहीं, जिंदगी में पहली बार अपने को दुख हुआ अपने पास कार नहीं है करके। अब कार रहती, कार में उठा के डाल दिया था, ले जाता था हॉस्पिटल। अब बाइक के ऊपर तो ले नहीं जा सकता, तो वहां पे मैंने लोगों को कार रोकने की कोशिश की। एक पहले तो मारुति 800 वाले को हाथ दिखाया, उसकी कार रोकी। वो बोले गाड़ी में पीछे, लोग भी इतने वाहियात रहते हैं ऐसे समय पे, वो बोले गाड़ी में पीछे सामान रखा हुआ है, मैं इसको नहीं ले सकता गाड़ी में। और उसका खून भी बह रहा था, तो उसने देख के, और ऐसे आदमी टाइम पे पुलिस से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो मैं बोला भग यहाँ से, निकल यहाँ से। 2-4 गालियां बकी मैंने उसको, मारुति 800 वाले को, मतलब निकल यहाँ से। और 2-3 कार रोकने की कोशिश की, कोई रुका नहीं। फिर एक स्कॉर्पियो ही चाहिए, और उसमें सरदार आदमी था गाड़ी चलाने वाला।
वो मैं बोलते ना सरदार काम में आते हैं, वही कभी भी हेल्प करने के लिए। उसने गाड़ी रोकी, मेरा चेहरा देख के समझ गया, और वो फुल वॉल्यूम में डेक बजा रहा था, और पीछे उसके 2-3 दोस्त बैठे हुए थे, तो अंदर फुल तमाशे चल रहे, डांड डांड डांड। दूसरे गाड़ी रोकी, बोले क्या हुआ? मैं बोला ये आदमी पड़ा हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ। उसने डेक बंद किया, सबको बाहर निकाला, निकलो बोले यहाँ से, ठीक है। सब नीचे उतर गए, उन्हीं चारों ने पकड़ के उसको गाड़ी में डाला। मैं बैठा उसके बाद गाड़ी में और गया जहांगीर हॉस्पिटल, वो उस साइड वाला, ठीक है। वहां हमने उसको एडमिट कर दिया। और वो बंदे का खर्चा पानी करने के लिए कोई था नहीं, सेलफोन के ऊपर उसके नंबर था नहीं, लाइसेंस वगैरह, हमने वॉलेट वगैरह चेक किया कि वॉलेट वगैरह में कुछ मिलता है क्या। 2 काम जिंदगी के सबसे पहले करने, वॉलेट के अंदर खुद के घर का एड्रेस, मम्मी पापा का फोन नंबर, ये वॉलेट के अंदर लिख के रख देने का। और मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, भले ही मोबाइल लॉक क्यों ना हो, लॉक होने के बाद भी फ्रंट स्क्रीन में नोटिफिकेशन आते हैं, वहां पे मॉम और डैड का नंबर ऐसे नोटिफाई करके रखने का, ठीक है, कि तुम्हारा मोबाइल अगर बंद भी रहे, कोई लॉक भी ना खोल पाए, तो एटलीस्ट मम्मी डैडी का नंबर देख पाए। ये कंपलसरी करने का मतलब करने का। मेरे मोबाइल के ऊपर भी अभी भी डैड का नंबर रहता है हमेशा ऊपर, ठीक है, ये चीज को। और वॉलेट के अंदर सबसे पहले रखने का, लड़कियां होंगी तो पर्स के अंदर, ये फ्रंट में ही रखने का, ऐसा कि जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया होता है नॉर्मली वॉलेट में, उसके अंदर नहीं होगा तो चिपका के रखने का, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी चीज खोले तो सबसे पहले नंबर दिख जाए। समझ में आया? तो वॉलेट वगैरह खोला, कोई नंबर वंबर नहीं दिख रहा, और मैं वहां पे बैठा, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया। बोला भाई अभी क्या करे, कहां से ढूंढे, क्या हो गया। फिर हमने उसका गाड़ी का नंबर लिया, उसको आरटीओ की साइट के ऊपर जाके डाला। आरटीओ की साइट के वहां पे वो कुछ तो 50-60 रुपए चार्ज करते हैं, वहां से उसका आरसी निकलता है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर से उसका नाम ढूंढा। फिर उसके अंदर उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस भी होते हैं, तो हमने उसके ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल किया, कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर फोन किया, फोन बंद था। फिर आरटीओ वालों से हमने और रिक्वेस्ट की, कहीं से वो इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है क्या, क्योंकि उसके घर को नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे, और हो सकता है किसी दूसरे सिटी से आया हो, फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा क्या था। तो फिर उसका और कांटेक्ट बनाने की कोशिश की कि कहीं से निकल सकता है क्या। तो फिर कहीं से तो भी जुगाड़ करके आरटीओ वालों ने नंबर लाके दे दिया उसको। फिर उसके घर वालों को फोन किया, तो बंदा रहने वाला लातूर का, और उसके घर वालों को लाने के लिए यहाँ पे और टेंशन। तो मैं बोला ठीक है आप आओ आराम से, मैं यहाँ बैठा रहता हूं। फिर 2 घंटे बाद पुलिस आए। पुलिस जैसे ही आए, बोले किसने एडमिट किया? मैं बोला मैंने। तो अब अपन क्या एक्सपेक्ट करते कि पुलिस ऐसे टाइम पे अपने को टॉर्चर करेंगे। पुलिस मेरे को आते से क्या बोले, बहुत अच्छा काम किया, बोले तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, बोले शांति से बैठे रहो, बोले कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज हम चेक करेंगे, बोले उसके अंदर देखेंगे कौन इसको धड़क के चला गया, हम उसको पकड़ेंगे। मैं बोला सच्ची कोई सवाल नहीं? बोले कोई नहीं, आपको सिर्फ बोलना है कि आपने एडमिट किया, और एक छोटा सा हम लेटर ही खुद ही लिख के दे देंगे, बोले आपको, उसके ऊपर आपने साइन कर देना, एक बार पढ़ लेना। उन्होंने ही लेटर लिखा कि मेरा नाम उन्होंने ही लिखा, मेरा सब उन्होंने डिटेल लिखा, उसके ऊपर पूरा डाला उन्होंने कि ये बंदे ने इसको सेव किया, हॉस्पिटल में लाया वगैरह सब कुछ, और मैंने नीचे साइन कर दिया। अब वो बंदे के ट्रीटमेंट के लिए वहां पे पैसा लगा, कितना लगा अनदर मैटर, वो पैसा मैंने वहां पे भर दिया, ठीक है। फिर उसके घर वाले पहुंचे, रात तक के घर वाले पहुंचे। मैं फिर उसके घर वाले आने के बाद मैं वहां से निकल लिया। मैं बोला कुछ ज्यादा ही प्राइवेट मैटर हो जाएगा अपन रहेंगे तो उसके घर वाले रहे, मैं वहां से निकल लिया। 4-5 दिन बाद, अब मैंने वहां मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं छोड़ा था, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ा था सिर्फ पुलिस के पास। 5-6 दिन हो गए, शायद वो डिस्चार्ज हुआ होगा, वो घर पे आया। घर पे आया एकदम से, मैं शॉक हो गया। मैं बोला भाई इतने जल्दी ठीक भी हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन था कि भाई जिस तरीके से वो कर रहा था, आई डिडंट थॉट सो। मैं बोला यार कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए तो ये भाई है। तो उस घर वाले आए और बम एकदम मिठाई उठाई गिफ्ट विफ्ट लेके आए घर पे एकदम। मैं बोला भाई इसकी कुछ जरूरत नहीं है, अब मैं भी अगर मेरे साथ होता बोला तुम भी ऐसा ही कर देते, इट्स नॉट रॉन्ग। उन्होंने आए और फिर उन्होंने चेक निकाला, और चेक के ऊपर वो जितना मेडिकल का खर्चा हुआ तो उसकी अमाउंट लिखे। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला भाई यार मेरे से ये लेना नहीं होगा, बोला अगली बार अगर तुमसे अगर कोई दिखा ऐसा तो उसकी मदद कर देना, अपन समझ जाएंगे कि अपना मैटर सेटल हो गया, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अगर कोई उसके मेडिकल का एक्सपेंडिचर रिफंड करने आया, पास्ट कंसिडरेशन, तुमने जान बचा के वॉलंटरी सर्विसेज पहले ही दे दी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने उस वक्त नहीं लिया, कोई अगर बहुत बड़ा खर्चा होता था कि भाई 10-12 लाख का खर्चा हो गया उसके ट्रीटमेंट में, अपन कर देते थे, पर 10-12 लाख का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपन भी सोचते नहीं भाई ठीक है ले लेते। तो अगर उस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10-12 लाख लेने हैं, बट किस कंसिडरेशन में, कि भाई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज थी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, तो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेक्टेशन के आपने दी है तो उसे कहा जाएगा क्या? बोले उसे पास्ट कंसिडरेशन। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, एक चीज होने के बाद में अगला वाला टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट सुना है? ये खतरनाक है भाई।
इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, जोर से बोलो, एक एग्जाम्पल। समझो, किसको सीए करना है, साथ में सीएस भी करना है, ऐसा कोई है? सीए सीएस करना है, सो प्रतीक्षा, पैट्रिक शाह, ठीक है, अपन नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज, पैट्रिक शाह, ठीक है, लेट्स गो। उसके बाद में, अच्छा हाँ, आपका नाम बोलो, ऋतुजा, सुरुतु। पैट्रिक शाह को करना था सीए, ऋतुजा घर की एकदम लैंडलॉर्ड लड़की, जमीन जायदाद पैसा वैसा सब जुमला। पैट्रिक शाह ऋतुजा बहुत अच्छे दोस्त थे। पैट्रिक शाह ने ऋतुजा को बोला कि भाई मेरे को, भाई नहीं सॉरी, कि बहन मेरे को पैसा चाहिए सीए करने के लिए। ऋतुजा बोले कितना चाहिए? बोले 2 करोड़ रुपए। क्या करने के लिए चाहिए? सीए। सब इतने लगते नहीं है वैसे। पैट्रिक शाह मैं करूंगी सीए सीएस, तो पैट्रिक शाह ने इसके अंदर सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीएमए कर लिया, ठीक है। पैट्रिक शाह डॉक्टर भी बन गई, लॉयर भी बन गई, इंजीनियर भी बन गई, एस्ट्रोनॉट भी बन गई, ठीक है। सब जितने कोर्सेज हो सकते हैं 2 करोड़ में खत्म कर दिया उसने पढ़ के, ठीक है। ये सब कोर्सेज करते करते उसको 7 साल लग गए। बस डॉक्टर बनने के लिए 7 साल लग जाते। 4 साल का डिग्री कॉलेज, फिर एमएस की एग्जाम, फिर उसका 2 साल का डिग्री कॉलेज, फिर 2 साल की आर्टिकलशिप। जब तक तुम्हारी शादी की उम्र होती है तब तक तो तुम कॉलेज में होते हो। डॉक्टर के साथ यही होता है, बोलो हाँ है ना। अब 7 साल उसने पूरा एजुकेशन लिया पैट्रिक शाह ने, और ऋतुजा ने 2 करोड़ दिए थे। ऋतुजा 2 करोड़ देके भूल गई। लैंडलॉर्ड, बम जमीन जायदाद पैसा, 2 करोड़ चिंदी, ठीक है। सो अब 7 साल हो चुके, ऋतुजा और पैट्रिक शाह एक दूसरे को भूल भी गए। दोस्ती कितनी भी गहरी हो पर समय, ठीक है। 7 साल बाद पैट्रिक शाह ऐसे ही मार्केट में घूम रही थी, ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अभी तो क्या इतनी सारी डिग्री पैसा वैसा कमाना शुरू कर दिया, बम मार्केट में घूम रही थी। उसी मार्केट में ऋतुजा भी घूम रही थी। ऋतुजा ने पैट्रिक शाह को देखा, घूम रही, बोले अरे इसको देखा, अरे 2 करोड़। पैट्रिक शाह ने ऋतुजा को देखा और भागने लग गई। ये पैसा फिर ने पहचान लिया तो भागने लग गई। पैट्रिक शाह आगे आगे, ऋतुजा पीछे पीछे, पैट्रिक शाह आगे आगे, ऋतुजा पीछे पीछे, दोनों एक दूसरे चल रहा। पूरे शॉपिंग मॉल का चक्कर काट लिया उन्होंने। एंड में जाके ऋतुजा ने पैट्रिक शाह को पकड़ लिया। अरे हाय, बोले कैसी है तू क्यों भाग रही थी? मैं भाग रही थी है तो देखो याद है 7 साल पहले तूने मेरे से 2 करोड़ रुपए लिए थे सीए के लिए। पैट्रिक शाह बोलते हैं लिए थे, हाँ तो बोले मेरे को वापस देना, अभी बहुत जरूरत है, ठीक है। ऐसे बिजनेस ओपन करना है बोले, तो उसके लिए मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ देना। पैट्रिक शाह बोलते हैं बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं। ऋतुजा बोलते ऐसे कैसे मिलेगी, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी। पैट्रिक शाह बोलते कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋतुजा बोलते क्यों, डर नहीं लगता? बोले 3 साल के बाद कोई भी डेट टाइम बार्ड हो जाती है, और यहां तो 7 साल हो चुके हैं। इंडिया में अगर आप किसी को भी लोन दो या डेट दो ना, वो 3 साल के बाद टाइम बार्ड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोन नहीं, होम लोन नहीं, डेट। मैंने तुमको गुड्स बेचे, तुमने 3 साल तक मेरे को पेमेंट ही नहीं किया, टाइम बार्ड। कंसेप्ट समझ में? ये 3 साल में लेकिन लिटिगेशन का पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। नहीं तो मैंने तुमको गुड्स बेचे, तो मेरे को पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर केस ठोक दिया, केस ही 4 साल चला, तो लिटिगेशन का टाइम काउंट नहीं होगा। मैंने तुमको नोटिस के ऊपर नोटिस दे रहा हूं, नोटिस पे नोटिस दे रहा हूं, तुम इग्नोर कर रहे हो, या मैंने इग्नोर कर दिया कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, जैसे ऋतुजा ने इग्नोर किया, क्या है चिंदी 2 करोड़ का है, झटक दिया तो 2 करोड़ निकल जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में 3 साल अगर इग्नोरेंस में निकल जाते हैं तो कोई भी डेट हो जाता है टाइम बार्ड। कोई भी डेट क्या हो जाता है? टाइम बार्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एडवांस लेवल की। कौन से लेवल की? जोर से बोलो, कौन से लेवल की? समझो कोई टाइम बार्ड डेट है और आप रिकवरी करना चाहते हो उस टाइम बार्ड डेट का, रिकवरी ऑफ टाइम बार्ड डेट। समझो इस सिचुएशन में
जहां पैट्रिक शाह ने ऋतुजा से 2 करोड़ रुपए ले लिए, समझो, और ऋतुजा ने पूछा कि 2 करोड़ देना, 7 साल हो गए। पैट्रिक शाह बोली हां बिल्कुल ले ले, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से उधार लिया है, देना तो चाहिए। सो पैट्रिक शाह ने ऋतुजा को 2 करोड़ देने की बात की, पर ऋतुजा का इस बार भरोसा नहीं है, बोले वापस ये गायब हो गई तो 7 साल बाद ही मिलेगी। सो ऋतुजा ने इमीडिएटली ऐसे बॉन्ड पेपर निकाला और उसके ऊपर लिखा कि पैट्रिक शाह विल पे मी ₹2 करोड़। पर ये तो पैट्रिक शाह की तरफ से ऋतुजा को कंसिडरेशन जा रहा है। व्हाट अबाउट ऋतुजा की तरफ से पैट्रिक शाह को क्या गया? ऋतुजा की तरफ से पैट्रिक शाह को क्या गया? कुछ भी नहीं। सर वो 2 करोड़ रुपए गए थे ना 7 साल पहले, वो तो 3 साल के बाद इनवैलिड हो गए, अभी तो कुछ नहीं जा रहा है ना। तो अब अगर तुम टाइम बाद डेट रिकवर कर रहे हो और 2 करोड़ रुपए रिकवर कर रहे हो तो कंसिडरेशन में क्या लिखोगे? देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम ऋतुजा टू पैट्रिक शाह राइट नाउ, बिकॉज वो 2 करोड़ का डेट था 3 साल तक के, वो टाइम बाद हो गया, वो होके भी 4 साल हो गए। अब तुम बोल रहे हो कि रिकवरी करना है, तो रिकवरी ऑफ द टाइम बाद डेट इज कंसिडर्ड एज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, बिकॉज जब आप ये रिकवर करते हो तो डेट ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका होता है। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना। सो रिकवरी ऑफ द टाइम बाद डेट व्हेन डेट इज ऑलरेडी इनवैलिड, डेट इज ऑलरेडी इनवैलिड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट वन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एक्सेप्शन एजेंटी। एजेंसी सुना है कभी? एक प्रिंसिपल होता है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हुआ है आपका? नहीं हुआ? ओके, एक प्रिंसिपल होता है, एक होता है एजेंट। मुझे तो एजेंट अपॉइंट करने के लिए क्या इमीडिएटली पैसा देना पड़ता है? समझो मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, आप ये गए हो पूना रेलवे स्टेशन? गए हो? पूना रेलवे स्टेशन में एंटर करने के पहले बहुत सारे ट्रेवल्स के ऑफिस है, पता है? वो ट्रेवल्स के ऑफिस कुछ लोगों को ऐसे छोड़ के रखते हैं वो रोड पे, वो ऐसे आते हैं आपको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, भैया चलो नासिक चलो, भैया नासिक चलो। तुम बोले अबे मेरे को नासिक नहीं जाना, मुंबई जा, नहीं चलो ना भैया नासिक चलो, अबे मेरे को मुंबई जा, नहीं 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 चलो, तुम जबरदस्ती लेके जाते हैं तुमको। अब समझो ऐसे हमने ट्रैवल एजेंट अपॉइंट किए, क्या ट्रैवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए मेरे को उसको पैसा देना पड़ता है? मैं उसको एजेंट को मैं कब पैसा देता हूं? जब वो कस्टमर लाएगा, जब वो सेल्स करेगा। तो एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया और उसका एग्रीमेंट बनाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त कोई कंसिडरेशन नहीं लगता। कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच अ केस। एजेंट को कंसिडरेशन तो हम तब देंगे, कंसिडरेशन आफ्टर सेल। आफ्टर क्या बोलेगा उसे? सेल। सेल अगर वो करेगा तो हम उसको कंसिडरेशन देंगे। यही तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हो नो कंसिडरेशन, सो दिस इज आल्सो एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम एजेंट को अपॉइंट करते हो कंसिडरेशन नहीं दे रहे तो क्या एजेंसी इनवैलिड है? क्या एजेंसी इनवैलिड है? नहीं, एजेंसी स्टिल वैलिड है। नेक्स्ट वाला गिफ्ट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। शादी में जाते हो? बोलो हाँ है ना? शादी में गिफ्ट देते हो? नहीं देते? सर शादी में ना हम बुक्का लेके जाते हैं। बुक्के लेके जाते हो ना, बुक्के। एक मारो तो बुक्का, अनेक मारो तो बुक्के। समझ में आ रहा? सो शादी में बुक्के लेके जाते हो? अरे बोलो हाँ है ना? तो शादी में अगर आप गिफ्ट देते हो तो इमीडिएटली वहीं दूल्हा दुल्हन से पैसे मांग लेते हो। बुके दिया, ये ना 150 रुपए का है, क्या इमीडिएटली वहां पैसे मांगते हो? ऑब्वियसली नहीं। सो मैरिज में गिफ्ट दो। दूसरा, दोस्तों के बर्थडे होते, दोस्तों को तुम गिफ्ट देते हो? नहीं सर, हम तो बर्थडे बम्स देते हैं, गिफ्ट वगैरह नहीं देते। हम बर्थडे बम देते हैं, बदले में पार्टी लेते हैं। ठीक है? अभी तक ऐसा, अपनी हालत गरीब है, भिखारी बोले तो भी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी है ना अपनी हालत। ठीक है? अभी तो मम्मी पापा से पैसा मांग मांग के जिंदगी का गुजारा करना पड़ रहा है। लास्ट बेंच क्या हो गया? टेंशन आ गया क्या? मतलब मम्मी पापा से पैसा मांग के गुजारा, ठीक है ना भाई, होता है, अपन कमाएंगे जिंदगी का, इतना टेंशन मत लो। इतना नहीं होगा। सो अभी तो मम्मी पापा से पैसा मांग के, सो अभी अपन दोस्तों को बर्थडे का गिफ्ट नहीं दे रहे, पर अगर कभी हम
कमाने लग जाए। मैंने देखा ये बिहेवियर में चेंज आता है भाई, जब सभी ऐसे तुम्हारे विसिनिटी के लोग ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं ना तुम्हारे सब दोस्त, तो बर्थडे पे ऐसे गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम तुम्हारे दोस्त को एक टी शर्ट गिफ्ट दोगे, जैसे तुमने तुम्हारे दोस्त को टी शर्ट गिफ्ट दिया वो भी परेशान हो जाता है। क्या हो गया देखो है ना। तो ऐसे मैंने ना मस्त, मेरा दोस्त है भूषण करके, तो उसका बर्थडे था, सीए बन गए थे, थोड़ा सा इधर उधर जॉब चल रही थी मेरी, कमाना शुरू हो गया, तो अपन गए वो जस्ट कैजुअल वाले शॉप में। अपने को साइज पता था उसके टी शर्ट का, क्योंकि हम दोनों रूम पार्टनर्स थे ना। तो लड़कों को समझ में आ रहा होगा ऐसा ना कि जो सबसे अच्छी प्रेस की हुई टी शर्ट है, भले वो किसी की भी हो वो मेरी है ना। सवेरे उठ के टी शर्ट पहन के निकल ली है जिंदगी में, सबने को टी शर्ट का साइज था। लड़कियों के रूम में ऐसा होता है क्या कभी जिंदगी में? नहीं ना, लड़कों के रूम में दिस बेस्ट, ठीक है। और मैं तो इतना कमीना था कि पहले दिन रात को सब आर्टिकल शिप वगैरह के लिए कपड़े, और मेरा ऑफिस रहता था सवेरे 8 बजे, ठीक है। तो ये रात को सब प्रेस वेस करके सोने की, इनका ऑफिस रहता था 11 बजे। मैं मस्त उठता था 7 साढ़े 7 बजे, देखता था किसका प्रेस किया हुआ है अच्छे से। चलो झगड़े होते थे, रात को आके गालियां भी पड़ती थी, 2-4 लाता मुक्के भी पड़ती थी, बात अलग है। लेकिन कौन प्रेस करेगा, लाता मुक्के ही बेटे वो खाना परवड़ जाएगा। तो कुछ दिनों बाद, 1 आध महीने बाद, उन्होंने फिर मेरे भी कपड़े प्रेस करके रखना शुरू कर दिए कि भाई तू तेरे पहन के जा। तो मेरे को उसके टी शर्ट का साइज पता था, तो मैं मस्त टी शर्ट लिया उसके लिए, और उसके बर्थडे पे ऐसे उसको गिफ्ट दे दिया। वो मेरे तरफ ऐसे देखता है, तेरे लिए लिखा तूने? बोला नहीं, तेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले कैसे? ठीक है। तो जब तुम कमाने लगोगे, तुम तुम्हारे दोस्त को बर्थडे का गिफ्ट दोगे ऐसे पूरी इमोशन के साथ कि भाई तूने आज तक के मेरे को झेला और मैंने तेरे को झेला, इसके बदले ये छोटा सा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। ये गिफ्ट ले ले, तो क्या इमीडिएटली पैसे मांगते हो उससे? 400 रुपए की टी शर्ट भी ऑब्वियसली नहीं। चलो ये छोड़ो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया, अभी आ रहा है रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, झंड डे, ठीक है। फिर आता है वो वैलेंटाइंस डे, बराबर है ना, और उसके एग्जैक्टली 9 महीने में चिल्ड्रंस डे, पता नहीं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, लेट्स गो। सो अगर तुमने गर्लफ्रेंड को, इमेजिन तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को और लड़कियों ने उनके बॉयफ्रेंड को, ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि लड़कों ने गिफ्ट देना चाहिए, लड़कियों ने भी कभी जिंदगी में गिफ्ट देना चाहिए, याद रखना जरा, ठीक है। ठेका नहीं लेके रखा सब लड़कों ने गिफ्ट देने का। तो हमने लड़कियों को, हमने मतलब तुमने तुम्हारी लड़कियों को नेकलेस गिफ्ट दिया, और समझो लड़कियों ने उनके बॉयफ्रेंड को वॉलेट गिफ्ट दिया। वॉलेट होता है ना, वॉलेट समझ में आता है? वॉलेट सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होता, लड़के भी पैसे रखते हैं, ठीक है, कभी कभी। मतलब बचे तो ठीक है। लड़कों ने लड़कियों को नेकलेस गिफ्ट दिया। अब जब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर नेकलेस गिफ्ट करोगे, क्या बोलोगे? 700 रुपए का वैसे लाओ। या लड़कियां जब अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करेगी तो क्या बोलेगी? 400 रुपए का वॉलेट है। लड़कियां बोलेगी नहीं बोल सर, डिसाइड नहीं किया अभी। डिसाइड क्या नहीं किया? नहीं बोलना चाहिए, नहीं लेगी करके डिसाइड नहीं किया। कहीं देखा अभी से। जब भी आप किसी को गिफ्ट दो, पूरे मन से दो, ठीक है, ऐसे वापस लेने के हिसाब से नहीं देने का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। आजकल तो ट्रेंड है कि भाई तुम तुम्हारे बर्थडे की गिफ्ट दोगे तो उनके बर्थडे पे गिफ्ट आएगा, ऐसा कुछ तो भी है ना। ऐसे नहीं, गिफ्ट देना भूल जाना कि अपन ने ऐसा कुछ दिया था। समझ में आ रहा है सबको? लेट्स गो। फिर उसके बाद में गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी सुना है? क्या होता है गारंटी? जो तुम तुम्हारे दोस्त की नहीं ले सकते है ना। अरे यस सर, नो, तुम तुम्हारे दोस्त की गारंटी ले सकते हो क्या? नहीं। पर वही मैं बोला ना, सीए बनने के बाद का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है जिंदगी का, ठीक है। तुम होम लोन लोगे, अब तुम्हारे शक्ल देख के तुमको लगता है कोई तुमको लोन देगा? अरे बोलो हाँ है ना, नहीं देगा। अब तुमको कोई होम लोन देने के लिए रेडी नहीं, तुम चले गए आईसीआई बैंक के पास,
ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के पास तुम चले गए, तुमने आईसीआईसीआई बैंक को बोला मेरे को होम लोन चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक बोले भगे यहाँ से, ठीक है, अरे हाँ ना, कोई लोन देने वाला था तुमको? नहीं। मैं तो फर्स्ट दिन जब लोन लेने गया था तो बोले एजेंट बनने आए हो क्या? अरे भाई लोन लेने के लिए आया बोला मैं। सो आईसीआईसीआई बैंक तुमको होम लोन देने के लिए रेडी नहीं था, तो हमने बोला मेरे को चाहिए म्हणजे पाहिजे म्हणजे चाहिए, वो भी तुरंत से पहले। आईसीआईसीआई बैंक बोले ऐसे किसी बंदे को खड़ा कर जिसका मार्केट में कोई क्रेडिट वर्दीनेस हो और शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो, तो तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लेके गए, उसको देख के तो केस मतलब खत्म ही हो जाने वाला था, ठीक है, बट अब क्या जिंदगी में क्या कर सको, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लेके गए और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने आईसीआईसीआई बैंक को गारंटी दिया कि अगर कभी जिंदगी में मेरा भाई होम लोन पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। ऐसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि अगर जिंदगी में मेरा भाई लोन रिपे नहीं करेगा तो मैं रिपे करूंगा, तो तुम तो कभी जिंदगी में रिपे करने नहीं वाले थे। इधर डिसाइडेड था ना, ऐसा ना। सो ऐसे सिचुएशन होम लोन बाय यू, ठीक है, इधर होम लोन। अब ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने जो इतना छाती ठोक के वहां पे आईसीआईसीआई बैंक के सामने गारंटी दिया है, तुमने उसको कुछ पैसे पे किए क्या? नहीं। तुमने उसको कुछ कंसिडरेशन दिया? नहीं। तुमने उसको बोला कि मैं कंसिडरेशन दूंगा? नहीं। ये तो भाई वो तुम्हारे लिए सिर्फ गारंटी दिए जा रहा है। अब ऐसे केसेस में कोई यहां पे किसी भी तरीके से कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है नहीं, बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो एवरीबॉडी, आइडिया क्लियर है पक्का? लास्ट वाला बेलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? कोई है किसी के घर पे खेती वगैरह है? खेती है घर पे आपके? बोलो नाम बोलो, लास्ट बेंच। सौरभ, सौर्या कार्यक्रम की पात्र घटना काल्पनिक वास्तविक जीवन से संबंध, यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र सहयोग का। साइड वाले का नाम किशा, ठीक है। सौर्या के पास ना 200 एकड़ का लैंड था। कितने एकड़ का? 200 एकड़ का लैंड था। किशा के पास भी 200 एकड़ का लैंड था, लेकिन सौर्या के पास एक चीज थी जो किशा के पास नहीं थी। अबे निकम्मो हराम खोरो, कतई घटिया लोग है यार, कहीं ले जाने लायक नहीं है। सौर्या के पास एक चीज थी जो किशा के पास नहीं थी, बैल जोड़ी। बैल जोड़ी, बैल पता है ना? रुको ड्रॉ कर रहा हूं मैं बैल। हंसो मत, बैल है ये, बैल, ठीक है, वो भी जोड़ी है, बैल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। लेट्स गो। भाई अभी क्या दूसरा ड्रॉ करूं उसके लिए? एक इसके पीछे खड़ा है वो, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेट्स गो। सो बैल जोड़ी, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, ठीक है। सो सौर्या के पास बैल जोड़ी थी, किसी के पास बैल जोड़ी नहीं थी, ठीक है। तो सौर्या ने खुद का पूरा खेत जोत लिया, नांगरनी के लिए, पेरनी के लिए, ठीक है। और फिर उसने किशा के खेत की तरफ देखा। किशा बेचारा बैठा था कि हल कौन चलाएगा, मैं ही चला लेता, बैल नहीं है तो सौर्या बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, तू हल मत चला। और सौर्या ने खुद के बैल दे दिए, किसको बोले? एक बार किशा को, कि ले तू भी तेरा खेत जोत ले 200 एकड़ का। तो इसने भी खुद का खेत जोत लिया। अब मुझे बताओ, ये जो सौर्या ने किशा को बैल दिए, इसके बदले में कोई कंसिडरेशन मांगा क्या? कुछ भी नहीं मांगा। तो यहां सौर्या ने किशा को बैल दे दिया, इसे कहा जाता है बेलमेंट। जब आपके पास के गुड्स किसी और को देते हो यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। क्लियर है आंसर? सो सौर्या इज कॉल्ड एज बैलर, सौर्या इज कॉल्ड एज बैलर, किशा इज कॉल्ड एज बैली। सौर्या इज कॉल्ड एज बैलर, किशा इज कॉल्ड एज बैली। सो बेलमेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, व्हेन बैलर बैल्स द बैल टू बैली इज कॉल्ड बेलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? आएगा, व्हेन बैलर बैल्स द बैल
अरे सीधी बात है ना यार, तुम हंस क्या रहे हो जिंदगी में? क्या गलत बोला? किशा कौन है बोलो एक बार, जोर से बोलो। बैलोर। किशा कौन है? सॉरी, सौर्य कौन है? बैलोर। किशा कौन है? बैली। तो बैलोर ने क्या किया? बैल किया। बैलोर बैल, क्या बैल किया? बैल। बैलोर बैल्स द बैल। किसको बैल किया? बैली को। इसको क्या कहा जाता है? बेलमेंट। क्या गलत बोलते हो? हंस रहे हो जिंदगी में यार। इतना सिंपल डेफिनेशन है बेलमेंट का, याद रखना। व्हेन बैलोर बैल द बैल नहीं, अभी गुड्स लिखना पड़ेगा अपने को। यहां पे बैल व्हेन बैलोर बैल्स द बैल टू किसको? बैली। तो इसको क्या कहा जाता है? बेलमेंट। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ है ना? ऐसे एग्जाम में मत लिखना। व्हेन बेलोर बेल्स द, व्हेन अभी ओरिजिनल वाला सुन लो, बेलोर बेल्स द गुड्स टू बेली, देन इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? आपको पता है बैंक में लॉकर होते हैं, लॉकर। कोई भी ऐसी चोर वोर वाली मूवी है ना, बैंक डकैती वाली, तो पैसे वैसे कैसे नहीं निकालते? वो सीधा लॉकर रूम में घुसते, लॉकर फोड़ फोड़ के निकालते हैं। बोलो हाँ है ना? बैंक के लॉकर में तुमने गहने रखे, तुम्हारे घर के, तुम्हारे मॉम डैड को तुमने देखा होगा दशहरे के पहले, दशहरे और लक्ष्मी पूजन के पहले। लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले मम्मी पापा चुपके से बैंक में जाते हैं और चुपके से पैसा निकाल के लाते हैं। बम सारा नए नोटों वाला कैश, बहुत सारे गहने, और लक्ष्मी पूजन के वक्त वो लक्ष्मी के सामने रखते हैं। और तुम इस शौक में रहते हो, साला मेरे घर पे इतना पैसा है। मैं तो अभी तक गरीब फील कर रहा था। बोलो आया ना? तो अब वो जो कैश पापा मम्मी ने आपका बैंक लॉकर में रखा था, दैट इज नथिंग बट बेलमेंट। तुम्हारे गुड्स है, तुम्हारे बैंक लॉकर में रखे। यू आर अ बेलर, बैंक इज अ बेली, यू हैव केप्ट द गुड्स विद द बैंक। अब ये बैंक का ड्यूटी है कि उसने गुड सेफ कस्टडी में रखने चाहिए। कभी ऐसा होता है क्या कि मम्मी ने गहने वहां रखे, दूसरे दिन बैंक ने उसको काउंटर पे निकाल के रख दिया, ये गहने ले लो, गहने ले लो? ऑब्वियसली नॉट। तो ये ऑब्वियसली बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बेलमेंट। मूवी देखने जाते हो? मूवी देखने बाइक लेके जाते होंगे? बाइक गाड़ी लेके जाते? बाइक क्या सोच रहा है भाई तू? सो मूवी देखने के लिए बाइक लेके जाते होंगे? बोलो हाँ है ना? ये सब ना। तो जब तुम गाड़ी लेके मूवी देखने जाते हो तो गाड़ी सीधा तुम थिएटर के अंदर घुसा के लेके जाते हो ना, स्क्रीन के अंदर, कि ये सीट मेरे लिए, ये सीट गाड़ी के लिए। नहीं तो गाड़ी कहाँ रखते हो? पार्किंग में 20-30 रुपया लगता है पार्किंग का। ऐसा होता है कि तुमने गाड़ी पार्किंग में रखी और उसने बेच दी कि इतनी गाड़ियां जमा हुई, लेके जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं। दिस इज ऑल्सो बेलमेंट। तो बेलमेंट में कुछ पेड़ होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। ठीक है, नाम बोलो बेटा। विनया, अंक्या। ठीक है, अंक्या संडे था, अंक्या सोया था एकदम घोड़े बेच के, घोड़े क्या तबीले बेच के सोया था। अंक्या तबीले बेच के सोया था। सवेरे 6 बजे का समय था। 6 बजे कौन उठता है संडे को? पागल है? ये कानूनन अपराध है कि सवेरे 6 बजे संडे को उठना। ठीक है, सो अंक्या आराम से सोया था। उसके रूम का दरवाजा बजा, ठक 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 ठक। अंक्या ने कौन सोऊंगा, और दरवाजा दाड़ 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 दाड़। अरे कौन है? बाहर जाओ जाए विनया। क्या कौन है सवेरे सवेरे? बोले काम में, जल्दी दरवाजा खोल। क्या दिमाग खराब आदमी, 2-4 गालियां बकी इधर उधर की। ठीक है, दरवाजा खोला। क्या बोले कुछ नहीं भाई, तेरी बाइक देना, तेरी बाइक देना। अंकल क्या कुछ तेरे को बाइक निकम में? हाँ, बोले सिंहगढ़ जाना है। सिंहगढ़ जाना है तेरे को? अकेला जाएगा? बोले नहीं। अंकल बोले हैं देखो भी पट गई। बोले वो तेरा मैटर नहीं है, मेरे को बाइक दे रखा बता। अंकल बोले अब पटी गई, मैं कौन होता हूं मना करने वाला। तो अंकल ने गाड़ी की चाबी दे दी विनय को। बोले मेरे को 6 बजे बाइक वापस चाहिए। वापस चाहिए मतलब वापस चाहिए। विनय बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विनय बाइक लेके चला गया और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे आया। ठीक है,
मतलब अच्छा सोच रहे हो निकम्मे जिंदगी के अंदर, ऐसा क्या किया बोले रात को, हम खोर लोग एक नंबर के। सो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे आया। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में क्या अंक्या बिना से, अंक्या क्यों शर्मा रहा है, गर्लफ्रेंड उसकी है भाई। अपन उधर ही रूम में अकेले ही सो रहे हैं। ठीक है। सो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे विनय बाइक लेके आया, अंक्या ने दरवाजा खोला, बड़ा खुश दिख रहा है तू। वीना ने बाइक की चाबी दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, दोस्त है, बाइक वाइक लेके जाता है, पैसा मांगोगे? बिल्कुल नहीं मांगोगे, चाहे कुछ भी किया हो। पर पैसा मांगोगे? बिल्कुल नहीं मांगोगे। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज कॉल्ड एज ग्रेचुचियस बिलमेंट। ग्रेचुचियस मतलब ग्रेटिट्यूड वाला बिलमेंट। ग्रेटिट्यूड, अपने जो सगे संबंधी होते हैं अपन उनके लिए बिना कुछ चार्ज किए बिलमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटियस बिलमेंट, और उस केस में भी कोई भी कंसिडरेशन नहीं लगता। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके अंदर आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं लगेगा। इट इज एक्सेप्शन टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो इसे ना। चलना चाहूंगा, इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, बुक को आड़ा कर लेना, लैंडस्केप, ठीक है।
बोलो हाँ है ना। सो बुक के अंदर ऑलरेडी मैंने इन चीजों के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा है, दिख रहा है सबको? एवरी बॉडी दिशा, एक बार वो सभी पॉइंट्स पढ़ लो और कीवर्ड्स मार्क कर लो। In case of completed gifts, the rule no consideration, no contract does not apply. बराबर है ना? We are seeing exception to no consideration, no contracts ना? No consideration नहीं है, contract नहीं है, उसका exception ही completed gift है ना? चलो डन। एवरीबॉडी ऐसा ना, शैल वी नेक्स्ट? यस ना? सो यहां पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले एरियाज हो जाते हैं क्या एक बार खत्म। एग्जाम में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कई बार इसके ऊपर सवाल पूछ चुके हैं अलग अलग, तो उसको स्टार मार्क करके रखो, जो भी चार्ट ड्रॉ किया या जो भी कंटेंट आपने लिखा है दोनों को। ओके हाँ, नहीं करेगा, अगर करना चाहे तो ही सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अजय ने किसको, हाँ दम्या, हाँ रमन ना, चमन सॉरी, अजय ने चम्या को बचाया, ठीक है, चमन को, और चमन को बचाया, पेट वेट पे लात मारी, चमन उठा उठ के चला गया, खत्म बात, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो पास कंसिडरेशन का सवाल ही नहीं। क्लियर? क्यों पीछे पड़ेगा? तो बोल वापस डुबा दे, बोलना भाई। अगर वो पीछे पड़ गया कंसिडरेशन पे तो बोलना वापस डुबा दे, काम खत्म, ठीक है। लेट्स गो, चलो आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना। अगला प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्राइवेसी, सुना है प्राइवेसी? प्रीविटी को कहा जाता है प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कोई तीसरा उस कॉन्ट्रैक्ट में बीच में नाक खोपच सकता है क्या? दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, दो ही लोग एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, दो ही लोग एक दूसरे के साथ डील करेंगे, दो ही लोग एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पार्टी डू नॉट हैव एनी राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और टू फाइल अ केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नीचे डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, बड़ा शानदार केस लॉ है, बड़ा ही शानदार। बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना तो समझ पाएगा। आर यू रेडी?
लेट्स गो। डनलप करके एक टायर मैन्युफैक्चरर था, एमएफजी, एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरर। ये खुद टायर मैन्युफैक्चर करता था और मार्केट में बेचता था ₹4,000 का एक टायर। खुद ही मैन्युफैक्चर था और खुद ही मार्केट में सेल करता था, रिटेल करता था 4,000 पर टायर। पर खुद मैन्युफैक्चरर था तो सेम टायर वो होलसेलर को या रीसेलर को सप्लाई करता था, और वो होलसेलर रीसेलर को टायर सप्लाई करता था ₹2,500 पर टायर। सेम टायर जो मार्केट में 4,000 में बेचता था, खुद रीसेल करता था होलसेलर वगैरह को। और ये परचेस कर लिया किसी पी नाम के बंदे ने। जब ये 2,500 में टायर पी को बेचता था तो पी के ऊपर एक कंडीशन ये लगाता था कि सेम टायर तू ₹4,000 के नीचे नहीं बेचेगा, तो जो भी प्राइस लगाएगा वो तेरी प्राइस 4,000 के ऊपर होनी चाहिए, रिटेल वाली। तेरी रिटेल प्राइस 4,000 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तूने 4,000 के नीचे बेचा तो डनलॉप का खुद का, डी का खुद का मार्केट खराब हो जाएगा। तो पी ने तो टायर रिटेल में बेचा ₹4,500 में पर टायर। पर पी एट द सेम टाइम, ये रिटेल था, पी एट द सेम टाइम ये होलसेलर भी था, होलसेलर भी था। जब ये होलसेलर था तो इसने सेम टायर आगे भी सप्लाई करना था, तो आगे एक नया रिटेलर इसको मिला था एस। एस को इसने सेम टायर बेचा ₹4,000 में, ठीक है, 4,000 पर टायर। और यहां डी ने पी को टायर बेचते वक्त ये बोला था, डी ने पी को टायर बेचते वक्त ये बोला था कि भाई पी ने ये कंडीशन जो लगाया है कि भाई ₹4,000 से ज्यादा में टायर सेल करना, ये कंडीशन उसने सामने वाले पार्टी को भी लगाना चाहिए कि ₹4,000 में ज्यादा टायर सेल करना, रिटेल करना। ये कंडीशन पी ने इसके ऊपर भी डाला बिकॉज डी ने बोला था। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन एस को खुद का बिजनेस सेट करना था, ये न्यू रिटेलर था, ये न्यू रिटेलर था, खुद का बिजनेस सेट करना था, तो इसने टायर बेचना शुरू कर दिया ₹2,500 पर टायर में, लॉस पे बेचना शुरू कर दिया रिटेल में। इसके वजह से डी का बिजनेस असर हुआ, डी के बिजनेस पे असर हुआ, डीज बिजनेस गॉट अफेक्टेड, डी का दिमाग खराब हो गया। डी ने सीधा सीधा एस के ऊपर केस ठोक दिया, केस कर दिया, डी ने इसके ऊपर केस कर दिया कि तू ये टायर बेच नहीं सकता। डी ने इसके ऊपर केस कर दिया, तू ये टायर नहीं बेच सकता। एस बोले भैया आप कौन? डी बोले मैं तो एस बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर केस फाइल करने की है? तुम मेरे को जानते नहीं, मेरा तुमसे रिलेशन नहीं, मैंने तुमसे टायर परचेस किए नहीं। तो बोले तुमने जिससे परचेस किया मैंने उसको बेचे। तो बोले जाओ उसके ऊपर केस ठोको, मेरे ऊपर क्यों? माना तुम मेरे सप्लायर के सप्लायर हो, पर मेरे थोड़ी ना सप्लायर हो। अगर पी चाहे तो मेरे ऊपर केस ठोक सकता है, पी कैन स्यू मी। आप कौन होते हो केस ठोकने वाले? निकलो यहां से। तो क्या डी एस के ऊपर केस ठोक पाएगा? नहीं, ये केस नहीं हो सकता। इट इज अगेंस्ट प्रिविटी, प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, समझ में आया पक्का? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट।
डन। डन। यस और नो? केस पढ़ लो एक बार। डन। यस और नो? सीरियल नंबर 16। डिसीजन लिखना। थर्ड पार्टी डू नॉट हैव एनी राइट, थर्ड पार्टी डू नॉट हैव एनी राइट टू sue parties to contract. To sue parties to contract. Full stop. Even though such a third party is affected, even though such a third party is affected, by such a contract. Full stop. Case is about sale of tire, wholesale and retail. Sale of tire, wholesale and retail. Full stop. Next step, एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन टू प्रिविटी मतलब क्या होगा बच्चों? प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन मतलब थर्ड पार्टी यहां केस कर सकती है क्या? तो वहां लिखो थर्ड पार्टी कैन फाइल अ केस इन दीज केसेस। लिखो वहां पे थर्ड पार्टी कैन फाइल अ केस इन दीज केसेस। उसके अंदर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट सुना आपने? क्या होता है? भरोसा, विश्वास। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। ब्रेकअप के पहले का होता है ना, हर डायलॉग है, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अरे होता है नहीं होता है?
आप में से किसी ने सुना है ऐसा? ओके यहां ट्रस्ट का मतलब भरोसा है, विश्वास नहीं निकम्मो। ट्रस्ट मतलब तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, उस ट्रस्ट की बात चल रही है। ट्रस्ट बताओ, विश्वास सर, भरोसा। नालायक बच्चे, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। ट्रस्ट कैसे वर्क करता है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। जैसे आपका कोई भी स्कूल होगा ना, स्कूल, आपका स्कूल किसी ट्रस्ट के थ्रू रन होता होगा, ये आपको पता हो या ना पता हो, यही सच है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आपका स्कूल किसी ट्रस्ट के थ्रू रन होता होगा, जिसमें देयर इज सम ऑथर जो इस ट्रस्ट में पैसा लगाता है सोशल बेनिफिट के लिए, पब्लिक के भले के लिए पैसा लगाता है। फिर इस पैसे को ट्रस्टी संभालते हैं। नॉर्मली ऑथर को ट्रस्टी हो सकता है, ट्रस्टी मतलब जो ट्रस्ट को संभालने वाले हैं। और फिर इसका जो बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट, वो स्कूल को दिया जाता है। सो स्कूल को कहा जाता है, स्कूल के बच्चों को बेनिफिशियरी। क्या कहा जाता है? बेनिफिशियरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रस्ट। अब ट्रस्ट में भले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑथर और ट्रस्टी के बीच में हो, लेकिन बेनिफिशियरी केस कर सकता है। सो यहां बेनिफिशियरी को राइट है, बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ ट्रस्ट, हाउएवर बेनिफिशियरी इज अलाउड टू sue द ट्रस्टी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ट्रस्टीज ड्यूटीज। क्लियर है कंसेप्ट? अगर समझ में आ रहा हो तो एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके रख लो वहीं पे साइड में, मतलब पता रहेगा। सो बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो केस कर सकता है क्या? बोले एक बार यस। दूसरा, मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट्स। आपको पता है शादी कैसे फिक्स होती है? सर पता है ना सर, जब बुरे दिन आते हैं तो शादी फिक्स होती है। बोलो आया। सर आपकी शादी जब फिक्स होती है ना, वैसे तो आजकल ये ट्रेंड नहीं रहा, पहले जब शादी फिक्स होती थी ना तो क्या होता था पता है? जिस दिन शादी फिक्स होती थी और शगुन देते थे, उस वक्त बॉन्ड पेपर के ऊपर ये लिख के लेते थे, लड़की का सिग्नेचर, लड़के का सिग्नेचर, और इस तरीके से हम शादी फिक्स कर रहे हैं कि आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिफेमेशन का केस किया जा सके। आजकल ये नहीं होता, बट कुछ केसेस में अभी भी होता है, कुछ गांव में या स्पेसिफिकली तालुका प्लेसेस पे जहां पे बड़े घर वाले रहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं तो लिखवा ले लेते हैं कि भैया इस तरीके से हमको आगे मूव करना है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्योंकि एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, तो
तो फैमिली के किसी भी सदस्य के पास ये राइट रहता है कि वो डिफेमेशन के केस के अगेंस्ट केस कर सके। क्लियर है? तो पढ़ना। वेयर मैरिज, तो आप जब शादी करोगे बॉन्ड पेपर लेके जाना, ठीक है। सो मैरिज और फैमिली सेटलमेंट is made, the person who is a beneficiary under such a settlement is entitled to sue even though he may be a party to such a settlement. जो पर्सन बेनिफिशियरी है वो क्या कर सकता है? आगे acknowledgement. The person who becomes an agent of the third party by acknowledgement can be sued by such a third party. कंसाइनमेंट अकाउंट अभी आपका होना बाकी है ना? समझो, प्रिंसिपल है, एजेंट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंट से। समझो आपने एप्पल का फोन परचेस किया किसी नॉर्मल शॉप से, नॉर्मल सेलफोन शॉप से आपने एप्पल का फोन परचेस किया, फोन खराब हो गया, एजेंट पे केस करोगे या प्रिंसिपल पे? कंपनी पे केस करोगे, पर आप तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में थर्ड पार्टी हो, बट स्टिल यू कैन डू दैट। सो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, नेक्स्ट वाला, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एन असाइनी कैन एक्सरसाइज ऑल राइट्स व्हिच कुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द असाइनर प्रीवियसली इवन इफ असाइनी वाज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। आपको होता है सत्यम कंपनी, किसने उठा लिया सत्यम को? कौन से कंपनी के साथ मर्ज हो गया? टेक महिंद्रा। सुना है? सत्यम कंपनी जो फ्रॉड हुआ था, अरे वाह पैचअप हो गया आपका। सो सत्यम कंपनी काय में कन्वर्ट हो गया? वो एक बार टेक महिंद्रा, पूरा नाम बोर्ड के ऊपर। सत्यम कंपनी कन्वर्ट हो गया टेक महिंद्रा में, मतलब सत्यम कंपनी को एक्वायर कर लिया टेक महिंद्रा ने। अगर सत्यम कंपनी का किसी एक्स पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी टेक महिंद्रा को ट्रांसफर अगर हो गया, वैसे तो एक्स के पास ऑप्शन है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो गया तो क्या टेक महिंद्रा एक्स के ऊपर केस कर सकता है? Yes, even though Tech Mahindra is a third party to contract between Satyam and X. समझ में आया? तो अमलगमेशन के बाद जो अमलगमेटेड कंपनी है, न्यू कंपनी है, इट कैन फाइल अ लिटिगेशन। आइडिया क्लियर? तो वहां लिख कर रखो, आफ्टर अमलगमेशन इज कंप्लीट, आफ्टर अमलगमेशन इज कंप्लीट, द अमलगमेटेड कंपनी, आफ्टर अमलगमेशन इज कंप्लीट, द अमलगमेटेड कंपनी can file a case against Tech Mahindra, full stop. Done everybody? बोलो हाँ है ना? क्लियर है सबको? बोलो ऐसा ना? चलो, सो ये केसेस है जिसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो सकता है, मतलब छोड़ा जा सकता है। कौन कौन से चार केसेस बोलो? ट्रस्ट, फैमिली एंड मैरिज अरेंजमेंट, एक्नॉलेजमेंट एंड असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जो से बोलो सर। नो, चलेगा। यहां पे हमने कंसिडरेशन वाला चैप्टर हमारा कर दिया खत्म। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटी टू पार्टीज से। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो आज के लिए काफी करते हैं, कल चीजों को याद करके आना और 5 बार लिखने का जो मैंने होमवर्क दिया है वो कल मेरे को चाहिए। सभी के सभी केसेस मल्टीप्लाइड बाय 5 बार, जो भी लोग याद करके नहीं आए। अब लेट आए थे ना, केसेस याद करके आए क्या? 14 की 14? हाँ पूरी याद है? मतलब नहीं, 5 बार। ठीक है, तो डिसीजन और केस के नाम कल मैं आके होमवर्क चेक करूंगा सबसे पहले, फिर बाद में बाकी सब। ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।